बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। सबसे पहले हम अमेरिका के बारे में आपको बताते हैं नाज़रीन। शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान जो है ना, उसकी वजह से वहाँ पे जो है ना सब कुछ धर्म भरम हो गया है। आपको पता है स्कूल वहाँ पे बंद हो चुके हैं। 30 अफराद जो हैं वो अब तक हलाक हो चुके हैं। सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है। उसके अलावा जौन सा है ना, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वहाँ पे 20 इंच तक बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है। -31 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो गिर गया है। नॉट नाइस एट ऑल। और बहुत से ऐसे ओपन एरियाज़ हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है ना बहुत से लोगों के जो है ना जमने की वजह से लाशें बरामद हुई हैं। 10 लाख से ज़ायद अफराद अभी वहाँ पे बिजली से महरूम हैं। और इस दफ़ा मैं ये भी बताऊं कि कई दहाइयों की जो एक सबसे, अगर आप कम टेम्परेचर अगर आप रिकॉर्ड करें तो वो अभी देखने को मिल रहे हैं कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो डिग्री जो है वो कम देखने को मिल रही। एक और ख़बर भी हम आपको बताते हैं कि सोने की कीमत में 10,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा नाज़रीन। ठीक है, इस वक्त सोना जो है वो आम आदमी के हाथ से बिल्कुल निकल चुका है। इस वक्त बहुत मुश्किल है। मैं तो ये कहूँगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोना ख़रीदा, असली हो या नकली हो, सोने के नाम पे। अब तो मैं सोने की बात ही नहीं करती। तो खैर, अब जो सोने की असल कीमत है ना वो है 5,32,000 रुपये तोला। उफ़, अंदाज़ा लगा लें आम आदमी किस तरीके से ख़रीद सकता है। अगर किसी ने शादी करनी है अपनी किसी बेटी की, अपनी फैमिली में किसी की शादी बहू को देना है या कोई ऐसे बनाना है, वो किस तरह से ख़रीद सकता है? वो तो नहीं कर सकता। और हमारा तो कल्चर ये है कि सोने के बगैर शादी नहीं होती। सबसे पहला सवाल होता है कितना तोला सोना था। मेरी माँ ने सोने को भूल जाए, सिर्फ सो जाए। लड़के वाले लड़की वाले आपस में ये तय कर लें कि सोना नहीं खरीदना। देखिए नाज़रीन, मेरी बात को मजाक से हट के ज़रा इधर हट के सोचें। मैं आपको बड़ी काम की बात बताती हूँ। अगर एक लड़का और एक लड़की की फैमिली बैठ के ये डिसाइड कर ले कि सोना इतना महंगा है तो वेस्ट ऑफ मनी है कि क्या हम किसी से क्या अभी डिमांड कर रहे हैं, किसी की बाप को हम बोल रहे हैं कि अपनी बेटी को कितना तोला सोना दोगे। है सारी ज़िंदगी वो पड़ा रहेगा। उससे बेहतर नहीं है कि जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप बेटी को कैश पकड़ा दें, उस रेट के हिसाब से कोई प्लॉट ख़रीद के दे दें कि कल को वो बच्ची जो है अपना कोई उसमें घर बना ले, उसको रेंट, बेटी को शादी के बाद भी जो है ना सारी ज़िंदगी आता रहेगा। सोना जो आप अपनी बेटी को देते हैं ना, आपको पता है वो सारी ज़िंदगी पड़ा रहता है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। देखें हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने अगर कोई इस तरह से, मुझे तो ये मिस्टेक ही लगती है कि सोना पड़ा हुआ है। मेरे पास तो कोई गोल्ड नहीं है, मैं तो अपनी बेटी को सोने के जो जेवरात हैं वो नहीं देने वाली। ठीक है ना। तो ये जो गोल्ड होती है, जो चीज़ें होती हैं, इससे बेहतर नहीं है कि आप किसी को प्रॉपर्टी दे दें। मेरी अम्मी ने मुझे प्रॉपर्टी दी थी, वही मेरे काम आई है आगे चल के। मैं फराल को घर दूंगी, वो उसके काम आएगी। सोना अच्छा है या घर अच्छा है, आप खुद सोचें। बेटियों को घर देना चाहिए, बेटियों को प्लॉट देना चाहिए। कल को स्ट्रांग रहती हैं, अच्छे बुरे हालात हों घर में, जिधर शादी करके जा रही हैं, मियाँ छोड़ दे, ससुराल वाले ख़राब हों, बच्ची से कमा रहे हो, काम करवा रहे हो, टॉर्चर दे रहे हो, घर के काम करवा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, बाहर जाके पैसे कमा रही हो, 10 किस्म के हालात होते हैं बेटियों के साथ। बेहतर है कि अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग कर ले। अगर बेटियों ने काम नहीं करना, उनका चलता फिरता एक प्लॉट है, घर है, कोई दुकान है, उसको उससे किराया आएगा, आराम से बैठ के खाएगी। बेटियों को स्ट्रॉन्ग करें, जेवर से बजाय आप चीज़ें दे दें इस तरह की। और लड़कियाँ जो, जिन लोगों को शौक़ है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ चले जाएँ, आजकल ट्रेंडिंग में ज़्यादा खूबसूरत होती है, क्योंकि देखें ना बहुत खूबसूरत रिच डिज़ाइंस में आपको अवेलेबल होती है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने ड्रेस के हिसाब से अकॉर्डिंग उसके अंदर नग लगवाएं, डिज़ाइन करवाएं और उस तरीके से पहने। ये मेरी रील संभाल के रख लें और अपनी अम्मियों को दिखाएं, अपने अब्बू को दिखाएं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल दौर चला गया है और ये दौर हमने लेकर आना है कि हम आज भी बेटियों को जेवर वाले सेट और दहेज के नाम पे जो ना बच्चियों को मारे, सारी ज़िंदगी ताने दे, तुम क्या लेकर आई थी। और ये नहीं बोल रहे अगर क्या लेकर आई थी तो हम एटलीस्ट ये ज़रूर बोल लें 4 मेहमानों को बिठा के, हमने हमारी बेटी से कुछ नहीं लिया, बहू जो है हमारी बेटी की तरह है, हमने बेटी से कुछ नहीं लिया। पूछ लें हमने तो, है ना बेटा, हमने तुम्हारे अम्मी अब्बू को क्या। ये भी बेइज्जती होती है। आपने लिया है नहीं लिया है, यार प्लीज़ अपनी ज़ात तक रखें, ये ना बताएं। ठीक है, पीछे से वो क्या मेंटल
डिसऑर्डर है ये सारा। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें कि उनको इस सोने की दौड़ में मत भगाएं, ठीक है। कि बच्चियों की शादी, बड़ी बहन की शादी हुई थी तो अम्मी ने इतना दिया, उसकी शादी हमें, मुझे इतना जेवर नहीं मिला। भाई क्या हो गया यार, ये सोने को निकाल दें शादी ब्याहों में से ना। ये जो रसूमात है, ये जो कल्चर हमने बनाया हुआ है, इसको ख़त्म करें। अब गोरों के कल्चर में ये चीज़ें नहीं है कि कितना सोना दिया था, क्या क्या। हम मुसलमान हो के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप देख लें फिर हम कर क्या रहे हैं। फिर हमारी मेंटल हेल्थ तो ख़राब होगी, इसीलिए तो हम जल्दी मर जाते हैं, इसीलिए तो हमें सेहत हमारी ठीक नहीं रहती, इसलिए तो हमें इतनी बीमारियां होती हैं। सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट होते हैं हम, किस वजह से? बच्चियों की शादी कराने की वजह से। सारी ज़िंदगी कमा कमा के पागल हो जाते हैं, हज पे नहीं जा सकते, उम्रे पे नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, अपने पे अच्छा खर्चा नहीं कर सकते, बेटियों की शादी कराने के चक्कर में कि जेवर देना है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आजकल सबको डायबिटीज़ का बड़ा मसला है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आज एक ऐसे मेहमान हमने मदू किए हैं जो कि यहाँ पे होते नहीं होते इस्लामाबाद में, मगर हम इनको जब जब दावत देते हैं तो आप लोगों की कॉल्स जो है ना वो हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आती हैं। और मैं आपको बताऊँ, आज भी हम लोग कॉल्स रिसीव करेंगे इसलिए क्योंकि ये जो पाँव में सुन हो जाना, ठीक है, चुन चुन होना, शुगर का बढ़ जाना, ये आम बात हम घर में हर कोई सुन रहे होते हैं। अम्मी की शुगर बढ़ गई है, किसी नौजवान लड़के को सुनने में आता है कि शुगर हो गई है, फिर किसी की जो है ना टाइप 2 में है, किसी की कुछ है। तो ये सारी शुगर के जो सवालात हैं आम इंसान के जहन में, उसको बार बार बताते भी हैं, उसकी रहनुमाई भी करते हैं, मगर उसके बावजूद मुझे लगता है अभी भी हमारे माशरे में जो है ना ये एक ऐसा अलमिया है जिसको पढ़ना, समझना, सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से जिस्म के जितने भी आर्गन्स हैं वो आस्ता आस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी शुगर आपके कंट्रोल में नहीं रहती तो फिर आप समझ जाएं कि फिर आपका काम, आपका किया पांचा बस आपके हाथ से गया। तो अगर आपने अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने आप को ठीक रखना है, तो शुगर को मेंटेन रखना पड़ेगा। और शुगर आपके हाथ में होनी चाहिए। आपका जैसे कुछ खाना पीना बंद करा देना, आपको फाका करा देना, कोई चीज़ छुड़वा देना या किसी टोटकों पे अमल करना, तो आई डोंट थिंक सो कि जो टोटके हैं ये शुगर को आपके कंट्रोल कर सकते हैं। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पास डॉक्टर शाहिद नदीम मौजूद है, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाहिद नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो हम इस टॉपिक को एलेबरेट करेंगे, फिर हम मज़ीद अपने सवालों की तरफ आएंगे। ये बताइए कि आज तक इतना टाइम हो गया शुगर को, अब कितने हर घर में कोई 2 से 3 बंदा शुगर पेशेंट पाया जाता है, मगर हम फिर भी अभी तक समझ नहीं पा रहे कि क्या शुगर हो गई है तो बस सब हम ख़त्म है। और मैं आपको एक और बल्कि अफसोसनाक बात बताता हूँ डायबिटीज़ के हवाले से। पाकिस्तान जो है ना दुनिया में अब टॉप पे आ गया। डायबिटीज़ केसेस का जो इंसिडेंस रेट है, जो जितने पेशेंट हैं दुनिया में, पाकिस्तान टॉप पे। और ये अभी रीसेंट स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग भी है, कंसर्निंग भी है कि डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रही है। क्यों फैल रही है तो अदर क्वेश्चन है, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है डायबिटीज़ के हवाले से। और जहाँ तक ये आपने बात की, ये जो पाँव का सुन हो जाना, जलना, सुइयाँ चुभना, ये हर दूसरे डायबिटिक पेशेंट का मसला है। और इसको टेक्निकली हम डायबिटिक न्यूरोपैथी या पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं। और वजह इसकी ये होती है कि शुगर अनकंट्रोल रहने की वजह से जो नर्व्स हैं, ख़ास तौर पे पाँव की नर्व्स, सेंसरी और मोटर दोनों, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। उनके जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, वो मरना शुरू हो जाते हैं। वजह उसके पीछे क्या होती है? ये जो न्यूरोपैथी है, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में, डॉक्टरी ज़बान में, इसको माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। अच्छा। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के हवाले से। ये टाइप 2 में पाई जाती है? दोनों में होता है, लेकिन टाइप 2 में ज़्यादा होती है। वजह उसकी ये होती है कि टाइप 2 में एक तो डायग्नोसिस लेट होती है, टाइम वक्त पे नहीं डायग्नोसिस होती, तो हाई शुगर लेवल्स काफ़ी अरसे से चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जिनको ब्लड सप्लाई करना होता है नर्व्स में,
वो नर्व्स की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। इसमें क्यों इतनी पेचीदगियां हो जाती हैं, वजह क्या होती है इसके पीछे? किस पेचीदगी की? इस माइक्रोवेस्कुलर Yes. कॉम्प्लिकेशन जो ये न्यूरोपैथी Neuropathy. ये होती है कि ब्लड सप्लाई जो नर्व्स की है ना वो कम हो जाती है, बाज़ औक़ात ख़त्म हो जाती है ड्यू टू वो जो बारीक शरियानें जा रही हैं, हाँ। जिन्होंने खून सप्लाई करना है, जिन्होंने ऑक्सीजन देनी है नर्व्स को, हाँ। खुराक देनी है, हाँ। वाइटामिन देने, वो वहाँ ब्लड पहुँचता ही नहीं वहाँ पे। अब ज़ाहिर है जैसे हार्ट को ब्लड की ज़रूरत है इसी तरह नर्व्स को भी खून की ज़रूरत है, क्योंकि खुराक तो खून नहीं पहुँचानी नर्व्स। तो जब खून नहीं पहुँचेगा, गर्दिश कमज़ोर हो जाएगी, नहीं आएगा खून नर्व्स को, तो वहाँ पे ना ऑक्सीजन होगी ना खुराक होगी, तो नर्व्स की डेथ शुरू हो जाती है, वो मरना शुरू हो जाती है, और फिर यहाँ से न्यूरोपैथी का प्रोसेस स्टार्ट होता ये जो टांगे सुन हो जाती हैं, ये हर किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को होती हैं या फिर अक्सर। किसी पेशेंट को? नहीं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। समझें हर दूसरे तीसरे पेशेंट को ये जो डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी का इशू होता है। अच्छा। और इसकी वजह ये होती है, और ये सबसे कॉमन है, कब सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ये, जैसे किडनी फेलर है या हार्ट फेलर है या और बीमारियां हैं जो कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं डायबिटीज़ की। जो न्यूरोपैथी है ये पाँव की जलन, उसका सुनपन, पाँव में चूंटियों की तरह कुछ चीज़ रेंगना, रात की बेचैनी, नींद ना आना सिर्फ इसलिए कि पाँव जो हैं वो सुकून में नहीं आ रहे होते, उनमें अजीब सी बेचैनी होती है, ये सारी न्यूरोपैथी की अलामात हैं, सिम्टम्स हैं। और इसमें ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरे तीसरे डायबिटिक पेशेंट को ये चीज़ होती है। अच्छा, मेरा एक ये सवाल भी बनता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इतनी लेट क्यों पता चलता है? ये डेवलप होती है ऑलरेडी पहले से, ये पता बाद में चलता है या फिर? देखिए ये ना न्यूरोपैथी तो हो जाती है, हाँ। जैसे ये जलन स्टार्ट होती है पाँव की, या सोनपन स्टार्ट होता है, या पाँव की बेचैनी पहली स्टेज में स्टार्ट होती है, तो ये हो तो जाता है स्टार्ट। लोग इसको इग्नोर करते हैं, लोग कहते हैं शायद मैं बेरामी की वजह से हो गया है, मैंने आज वॉक ज़्यादा कर ली, मैंने आज काम ज़्यादा कर लिया, इस वजह से हो गया है, मेरी नींद कम है, मतलब मुख्तलिफ जो है वो रीज़न्स तलाश करते हैं लोग। और अब क्योंकि मैं 2012 से अवेयरनेस दे रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी मेरे पेज पे हैं, मैं लेक्चर्स में भी बताता रहता हूँ, तो अवेयरनेस तो आ रही है लोगों में। जब ये सुनपन आता है, जब ये पाँव में किसी भी किस्म की बेचैनी या जलन होती है, तो लोग समझ जाते हैं कि अब न्यूरोपैथी जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था वो अब आ रही है। अच्छा। अब तो लोगों में अवेयरनेस है इस बात की। लेकिन जहाँ तक इसकी वजह का ताल्लुक है कि क्यों होती है, वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। अब जब कुछ तो ऐसे केसेस हैं जिनको अभी पता नहीं होता कि हमें शुगर है, वो हमारे डॉक्टर्स पे या हॉस्पिटल में या किसी भी जगह पे प्रेजेंट जो करते हैं सिम्टम्स के साथ, वो यही सिम्टम होता है। उनको ना प्यास लग रही होती है टाइप 2 वालों को, ना उनको पेशाब ज़्यादा आ रहा होता है, ना उनको कोई वेट लॉस हो रहा होता है, जो कि क्लासिकल सिम्टम्स है, बेसिक सिम्टम्स। हाँ बेसिक सिम्टम्स है। लेकिन क्या सिम्टम प्रेजेंट हो रहे होते हैं? पाँव का सुनपन हो गया जी, पाँव सुन हो रहे हैं, पाँव जल रहे हैं, पाँव में बेचैनी हो रही है। ये जो अलामात है न्यूरोपैथी की, ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बन जाती हैं। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी ज़्यादा अलार्मिंग है कि आपकी अभी डायग्नोसिस नहीं हुई, आपने अभी दवा भी शुरू नहीं की, आपने शुगर कंट्रोल करना ही नहीं शुरू की, ना लाइफस्टाइल पे आए, तो पता ही नहीं ना कि शुगर है। सही। फैमिली में होगी लेकिन आपको नहीं हुई, लेकिन आपको न्यूरोपैथिक सिम्टम्स पहले डेवलप हो गए। ओके। इसका मतलब है कि डायबिटीज़ पहले से थी, काफ़ी अरसे थी, आपको पता ही नहीं चला। आपको क्योंकि सिम्टम नहीं था, आप अपने आप को हेल्दी समझते रहे, और जब आप अपने आप को हेल्दी समझते रहे तो ना कोई टेस्ट कराया, ना किसी डॉक्टर के पास गए। आए तो तब डॉक्टर के पास जब ये पाँव का मसला शुरू हुआ, जब ये सुनपन शुरू हुआ या जब ये जलन शुरू हुई, तब तक वक्त जो है गुजर चुका होता। अच्छा, कहते हैं ना पानी सर से गुजर। पानी सर से गुजर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मोस्टली ये भी होता है कि जब डायबिटीज़ का पता चलता है किसी को, तो सबसे पहले उसको एक ट्रॉमा हो जाता है, डिप्रेशन का, मतलब एक स्ट्रेस में चला जाता है। किसी भी घर में किसी फ़र्द को अगर पता चल जाए कि उसको शुगर हो गई है, अच्छा इस तरीके का भी आलम है कि बताया नहीं जाता, और घर में बैठ के ना बता रहे होते हैं, किसी को पता ना चले बाबा को शुगर हो गई, किसी को पता चले अम्मी को शुगर है, जैसे शर्मिंदगी किसी चीज़ की। भाई एक सेहत की चीज़ है, तो स्ट्रेस क्यों उतना लिया जा रहा है? हाँ, ये डायबिटीज़ के साथ एक स्टिग्मा जो है ना वो अटैच है। अच्छा, अब ये जो स्टिग्मा है इसकी कई वजूहत होती हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि यार उनकी फैमिली में ना पता चले, हाँ। खानदानी मामलात ऐसे होते हैं अंदर जो बेटी को शुगर हो जाए तो नहीं बताते कि कल को शादी होनी है, खानदान में बताना नहीं, इस तरह का ये स्ट्रेस लिया हुआ है। जी, बेटी को शुगर हो जाए तो नहीं बताना क्योंकि शादी होनी है। या लड़की बहुत अच्छी भी है, किसी का अगर शुगर का कोई मसला है तो कहेंगे नहीं, इनकार कर दो, लड़की को शुगर है, वो इंजेक्शन लगाती है इंसुलिन पे। ये ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। हमारे पास डॉक्टर शाहिद मौजूद है और हम आज शुगर के हिसाब से बात कर रहे हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, बल्कि आपकी कॉल्स के हिसाब से भी सवाल जो है ना हम लोग ऐड करते रहेंगे। अच्छा, अब अगर इस तरह का कोई इशू हो रहा है, जैसे हमने बात की कि टांगों में सुन हो जाना, चुन चुन होना, अब इसके साथ कोई वाइटामिन रेकमेंड किए जाते हैं? जी जी बिल्कुल, इसके साथ 2-3 वाइटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो वाइटामिन B12 है, वो नर्व टॉनिक होता है, और आपने सुना भी होगा उसका नाम। एक तो वो रिकमेंड किया जाता है, प्लस बॉडी में कमज़ोरी को भी दूर करता है ना वो? बॉडी में कमज़ोरी की भी दूर करता है, मस्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पट्ठों के लिए बड़ा अच्छा होता है, और नर्व्स का तो टॉनिक है। नर्व ये जो सिम्टम्स आप जिक्र हो रहा था, ये सुनपन और जलन, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। वाइटामिन B12, और ये हम रिकमेंड करते हैं। ठीक। दूसरा वाइटामिन जो कि इसके लिए भी, न्यूरोपैथी के लिए भी, और ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा मशहूर वाइटामिन है, जो कि आजकल सूरज की छांव में नहीं होता। कौन सा? डेफिशिएंट वाइटामिन डी। अच्छा। वाइटामिन डी जो है वो डायबिटीज़ के लिए, जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, प्री डायबिटिक, किसी भी टाइप की, वाइटामिन डी की सप्लीमेंटेशन आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का सनलाइट का एक्सपोजर कम हो गया है, लोग इंडोर ज़्यादा रहते हैं, वॉक एक्सरसाइज करने के लिए ग्राउंड्स में नहीं जाते, इसलिए जो सनलाइट का एक्सपोजर है जिसमें वाइटामिन डी होता है वो उनको नहीं मिलता। मगर आप कह रहे थे ना कि वाइटामिन डी वाली जो चीज़ है आजकल सूरज की छांव में कम हो गया। हाँ। सूरज की छांव में क्यों? सर्दियों की वजह से। अच्छा, आजकल के इसकी मौसम सीजन में भी होता है? सीजन में, सर्दियों में जो है ना वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जो ठंडी, अब सूरज जो है वो ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, इतनी ज़्यादा धूप निकलती नहीं। हाँ। आपने अक्सर देखा होगा सर्दियों के मौसम में फॉग है, बादल है, जब मर्की सा मौसम होता है ना, सूरज इतना ज्यादा निकलता है जितनी गर्मियों के मौसम में निकलता है ना, तो उस वजह से फिर सूरज की छाएं तो जमीन पे कम पहुंचती हैं। अच्छा, तो उसमें फिर क्योंकि विटामिन डी होता है, और इस वजह से लोगों में अक्सर सर्दियों के मौसम में लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से। विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। अच्छा। तो ये विटामिन की सप्लीमेंटेशन सर्दियों के मौसम में तो लाजमी लेनी चाहिए, और हम एडवाइस करते हैं B12 के साथ साथ। अच्छा। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज जैसे ये पाँव को उठाना, सोलियस पंप जिसे कहते हैं, बड़ी मशहूर है, यूट्यूब पे सोलियस पंप लिखेंगे तो वो एक्सरसाइज आपको पता चलेगी। इससे ये होगा कि ब्लड फ्लो ज़्यादा बेहतर होगा पाँव में। जब ब्लड फ्लो बेहतर होगा तो नर्व्स की ब्लड सप्लाई बेहतर होगी। हमें अगर करके थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि आपने बात की है तो इधर ही गूगल के बजाय इधर ही देख लें। हाँ, इधर देखिए, ये देखिए आप बैठे हुए हैं ना, कुर्सी में बैठे हुए हैं, घर पे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, किसी से बात गपशप चल रही है, तो आप ये पाँव ऐसे उठाएंगे, थोड़ी सी मतलब पंजों पे हील्स को ऊपर करके रखेंगे, और कोशिश करें कि अगर आपकी एज इजाज़त देती है, आपको कोई और पट्ठों का इशू नहीं है, तो आप इसको दिल में 1 2 3 4 5 6 तक गिनती गिने, फिर नीचे करें, फिर 1 2 3 4 5 6, ये इसको इस तरह ऊपर किया, 1 2 3 4 5 6। इससे हो क्या रहा है? इससे जो ब्लड सप्लाई है पाँव की वो बढ़ रही है इस एक्सरसाइज से। अच्छा। और जब ब्लड सप्लाई बढ़ती है, जो नर्व्स हैं उनको खून ज़्यादा जाएगा, उनका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। हाँ। और जो B12 हम दे रहे हैं आपको सप्लीमेंट के फॉर्म में, जो विटामिन डी दे रहे हैं, या जो भी विटामिन या न्यूट्रिशन है, वो खून से ही जाएगी ना। सर एक बार और करके दिखा दें, कितने सेकंड के लिए जो आपने 6 तक गिना, किस तरीके से? मतलब आप यहाँ बैठे हैं, अब जैसे आप पंजों पे पाँव उठाएंगे और उठा के थोड़ा सा आप हील को ऊपर रखेंगे, पंजों पे ही रखेंगे अपने पाँव को, और दिल में 1 से 6 तक गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर आप नीचे करें, फिर ऊपर उठाएं, 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे, फिर ऊपर, 1 2 3 4 5 6। इस तरह की 10 या 12 रेपिटेशन आप एक दफा करेंगे। ठीक है, और ये एक सेट होगा ना, एक सेट हो गया। ठीक है, 12 रेपिटेशन का एक सेट हो गया। तो एक वक्त बैठे हुए घर में आप 3 सेट एक टाइम पे जरूर करें। इससे क्या, और दिन में 2-3 दफा ये रिपीट कर लें, इतना टाइम तो लगता नहीं। तो इससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, नर्व्स का, पाँव की नर्व्स का, पाँव के पट्टों का। किस हद तक बेहतरी आ जाएगी डॉक्टर? काफी हद तक बेहतरी आती है। मेरे पेशेंट्स में इस एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया।
वाह, ये तो कोई इतनी ज़्यादा एफर्टली भी नहीं थी, बहुत इजीली आप आराम इसके से लिए कर बाहर सकते भी नहीं हैं। जाना पड़ता, कोई इक्विपमेंट भी दरकार नहीं है, आप घर के किसी भी जगह पे बैठ के आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दिस इज वंडरफुल। ऑफिस में अच्छा, और ये जो सुबह सुबह नाश्ते वाली बात करते हैं, लोग कहते हैं कि फ़ौरन स्पाइक हो जाती है शुगर, सुबह का नाश्ता जो है थोड़ा सा देर से करना चाहिए, क्योंकि अब शुगर का जो पेशेंट है आपको पता है उसको सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले भूख लगती है, बल्कि वो उठता ही अपनी भूख से, जी जी। उसकी जिस्म को लोग कहते हैं कि भूख से क्रेविंग उसको हो रही, तो वो अब सुबह क्या नाश्ता फ़ौरन ना करे, वो कोई 2-3-4 घंटे के बाद करे? इसका जवाब ब्रेक के बाद आपने मुझे डिटेल में देना है। ठीक। टेक अ ब्रेक। अच्छा जी, वेलकम बैक। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कॉल्स भी हमें बहुत सारी आ रही है, मगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना जो हम चीज़ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं वो हम अपने उस ट्रैक से निकल जाते हैं। हम क्योंकि शुगर की बात करें तो आप कुछ हमें मल्टीविटामिन्स जैसे कि बता रहे थे, उसके साथ मैंने आपसे सवाल ये किया था कि अगर सुबह का नाश्ता जो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा लेट करना चाहिए वरना शुगर स्पाइक कर जाती है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, सुबह का नाश्ता लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में 2-3 इश्यूज़ होते हैं। एक तो इशू ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया, ख़ास तौर पे जो लोग इंसुलिन पे हैं या सल्फोनाइल यूरिया टाइप मेडिकेशन पे हैं, तो उसकी वजह से उनको अर्ली मॉर्निंग शुगर थोड़ा सा लो होता है उनका, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो जितना लेट नाश्ता करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया आहिस्ता आहिस्ता वर्स होगा, शुगर मज़ीद लो होगा। ज़ाहिर है, उठ के आपने एक्टिविटी करनी है, थोड़ा सा काम करना है, चलना फिरना है, तो शुगर डाउन हो जाएगी। अच्छा। तो जो लोग इंसुलिन पे होते हैं या जो लोग सल्फोनाइल यूरिया टाइप मेडिकेशन पे होते हैं, उनको तो यही रिकमेंडेशन है कि वो उनको नाश्ता जो है वो जल्द से जल्द करना चाहिए, ज़्यादा पॉज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। एक बात। दूसरा ये कि जैसे आप नाश्ता लेट करते हैं, एक फिनोमेना होता है डॉन फिनोमेना, आपने सुना होगा डायबिटीज़ के सिस्टम में। वो फिनोमेना ये होता है कि अराउंड 4 o'clock, 4 बजे अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 से लेके सुबह 8 बजे तक एक ख़ास किस्म का हार्मोन है जो कि ब्रेन से रिलीज़ होता है, हर एक में होता है। कॉर्टिसोल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जब वो अर्ली मॉर्निंग रिलीज़ होता है तो वो क्या करता है कि वो लिवर के थ्रू एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसके थ्रू ग्लूकोज को बनाता है। अच्छा। एक तो ग्लूकोज खाने से आती है ना बॉडी में, ये खाने से नहीं आ रही होती है, लिवर के थ्रू वो ग्लूकोज बनकर ब्लड में शामिल हो रही होती है। यही वजह है कि डायबिटिक पेशेंट्स का अर्ली मॉर्निंग या जो फास्टिंग लेवल होता है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि डॉन फिनोमेना इसको कहते हैं। इसकी वजह से जिस्म खुद से ग्लूकोज बना के ब्लड में थ्रो कर रहा होता है। ओके। तो जब जितना भी टाइम ज्यादा होगा नाश्ते में, हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। शुगर पहले ही हाई हुई हुई है, ठीक है, वो जो कॉर्टिसोल के जरिए हुई हुई है डॉन फिनोमेना में। जैसे टाइम गुजरेगा बॉडी ने फिर बनाना शुरू करना है। तो आपको टाइमली दवाई लेके मॉर्निंग और टाइमली नाश्ता कर लेना चाहिए, लेट नाश्ता नहीं करना चाहिए। और जाहिर है फिर सेकंड मील का टाइम इतना होना चाहिए ना, क्योंकि 2 मील्स के दरमियान एटलीस्ट 6 hours का डिफरेंस होना चाहिए टाइप 2 में खास तौर पे। अच्छा। तो अगर आप जितना नाश्ता लेट करेंगे तो लंच क्लोज होता चला जाएगा नाश्ते के, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये वेट लॉस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। एक खाने से और दूसरे खाने के दरमियान कम से कम 6 घंटे का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। अच्छा अच्छा। अदरवाइज शुगर्स कंट्रोल नहीं होती, वेट बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और मैदे पे भी स्ट्रेस पड़ती है। अच्छा, और फल के लिए कहा जाता है कि किसी भी किस्म का जो फल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से केला और अंगूर तो वैसे ही आप लोग माइनस कर देते हैं, बट आपको नहीं कहूँगी, आपसे तो मैं पूछना चाह रही हूँ, मोस्टली लोग डॉक्टर्स ये कह देते हैं। तो एक कोई फल ले लो, ज़्यादातर सेब रेकमेंड करते हैं, तो इसके बारे में भी बता दें, क्योंकि फलों का बहुत सवाल करते हैं लोग हमसे। देखें, जो फल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किंग ऑफ हेल्थ है ना, मैं ये कहता हूँ, हाँ, वो अमरूद है, गुआवा। अच्छा। अमरूद वाहिद ऐसा फल है जिसमें प्रोटीन है। अच्छा। किसी और फल में प्रोटीन नहीं है। मैंने नहीं सुना था, पहली दुनिया बार पता में चला। किसी भी फल में प्रोटीन नहीं है, सिर्फ अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन है। तो अगर अमरूद आप खाएंगे, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, उसमें शुगर होती ही नहीं। अच्छा। उसमें प्रोटीन होती है, उसमें फाइबर होते हैं। तो सुने, इतना अच्छा मौसम है अभी तो अमरूद का। कल हमने चार्ट बनाई थी यहाँ पे लाइव, तो अब जितने लोग अमरूद खा सकते हैं शुगर के जो पेशेंट्स हैं, तो शुगर वालों के लिए तो अमरूद जो है वो सबसे बेहतरीन और बेस्ट फ्रूट है। और मैं रिकमेंड करता रहता हूँ हर वक्त पेशेंट को, जो क्लिनिक पे भी आते हैं उनको भी ये कहता हूँ कि यार अमरूद को अपनी जिंदगी में, अपनी रूटीन की लाइफ में, खाने पीने में तो शामिल उसमें करो। हल्की सी टेस्ट में एक मिठास तो ऑलरेडी होती है, फिर आप कह रहे हैं उसमें शुगर नहीं है। यू श्योर? सीरियसली? हम उसका बिल्कुल ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा लो है, उससे शुगर नहीं बढ़ती। उससे शुगर नहीं बढ़ती। और उसमें प्रोटीन है, अच्छा। उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो उसके साथ आपकी मैदे की सेहत,
हाँ आपकी शुगर वाली से, हाँ। और प्लस आपको प्रोटीन मिल रही होती है। सर आज आपसे एक अजीब सा सवाल और है। नाश्ते से पहले अगर आप एक अमरूद खा लेंगे हाँ। ना, और उसके बाद अगर फर्स्ट कर कार्बोहाइड्रेट भी ले लेते, हाँ। थोड़ा सा शुगर वाला वो खाना भी ले लेते, शुगर नहीं बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगा ग्लूकोज। ये आज की आपकी वायरल रील है। आप ये देखें, शुगर वाले भी और जिनको शुगर नहीं है वो भी आज अमरूद पे लग जाएंगे। क्या बात है। अच्छा, और आखिरी मेरा सवाल है, मगर जल्दी से, आपसे बनता नहीं है सवाल, मगर प्लीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, दुनिया फक्कियों पे लगी हुई है, आपको पता है? जी जी। ठीक है, सिर्फ ये बता दें क्या कोई फक्की असर करती है शुगर की, यानी बस हाँ या ना में फिर हम जा रहे ब्रेक है? नो नो, कोई फक्की ऐसी नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ पक्कियों से निकले, ओ पक्कियों वालों निकल जाओ, ब्रेक लेते हैं। ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए ज़बरदस्त मेहमान को मदऊ किया मैंने यहाँ पे। प्रोबायोटिक्स के ऊपर बात करेंगे कि हम किस तरीके से इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और कहाँ से हमें मिल रहा है और हम खा भी रहे हैं कि नहीं, या ये ज़रूरी है कि हम खाएं। इस पर बात करने के लिए हमारे पास है सहर चावला, डाइटिशियन, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज इनको मदऊ किया है प्रोबायोटिक्स के बारे में जानने के लिए। मस्ट वॉच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू आर लुकिंग वेरी स्टाइलिश। आपसे कम एज ऑलवेज। ओके, लाइक, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि प्रोबायोटिक्स होते क्या है? पहले तो आम देखने वाले को तो ये पता ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़, कोई हार्मोन के बारे में बात करो या फिर कोई आप ऐसे कोर्टिसोल की बात करो, तो दुनिया में ये समझाने वाली मैं कहती हूँ आप ही बंदी है जिन्होंने पहली मर्तबा नाम लिया। Thank you so आप much. प्रोबायोटिक्स भी समझा दें। इतनी हम सुन रहे हैं लोगों की रील्स, प्रोबायोटिक्स ये वो, मिलता कहाँ से है? क्या खाना भी है या जिस्म के अंदर कोई पाया जाता है? हमारे प्रोबायोटिक्स आपके पास वो जरासीम है, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। अच्छा, लोग समझते हैं कि सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, गुड फंगस भी है आपके पास। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके जरासीम है ना, जिसको अंग्रेजी में माइक्रोब्स कहा जाता है, दे आर रनिंग द वर्ल्ड। ये दुनिया रन कर रही हैं। यही माइक्रोब्स, यही बैक्टीरिया और यही फंगस हैं जो हवा से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर पकड़ के पौधों की भी फोटोसिंथेसिस, हम बचपन में पढ़ते थे ना साइंस में, फोटोसिंथेसिस, पौधों की भी फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, खाना बनाने में। इंसान का भी खाना सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और इंसान को भी मदद देते हैं। हमारे जिस्म में ट्रिलियंस के हिसाब से बैक्टीरिया मौजूद हैं और उनको एक बैलेंस में होना चाहिए। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, जिसको डिसबायोसिस कहा जाता है, यानी गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया से नीचे चला जाए, तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ये माइक्रोब्स, ये गुड बैक्टीरिया हमारे जिस्म के प्रोबायोटिक्स हैं जो जिस्म में बेतहाशा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आपके पास खाने की डाइजेशन के बाद जिस्म का हथियार बनना है, जिस्म का डिफेंस सिस्टम बनना है, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना है। अगर हमारी बॉडी में ये प्रोबायोटिक ग्रोथ कम हो जाए तो हम मुख्तलिफ तरह की सेकेंडरी इन्फेक्शंस का शिकार हो जाएंगे। अक्सर लोग होते हैं ना जिनको कभी टोनेल पे फंगस हो रहा होता है, कभी बार बार बहुत ज़्यादा बुखार या बीमार हो रहा होता है, उनकी बॉडी में ये प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया कम हो गए होते हैं उनकी आंतों में, उनकी बॉडी में। और उसकी वजह से क्या होता है कि जिस्म में वो फिर जो खतरनाक वाले जरासीम है, उनके लिए तो डिफेंस सिस्टम आर्मी निकल गई है, वो कहीं पे भी तो ये ओवरग्रो जो पाँव करेंगे। वगैरह में फंगस होते हैं, तो आम बंदा तो ये समझता है ना कि जूता पहनने की वजह से, गलत चलने की वजह से, कोई ठोकर लगने की वजह से, नाखून टूटने की वजह से, मोस्टली तो इस चीज़ पे आ जाती है फिर बात। देखें, कोई टॉपिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई लोकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वाकई गलत जूता पहनने की वजह से इरिटेशन हो सकती है, लेकिन फंगस वॉट जो है ना आपके पास, जो एक छोटी सी आउट ग्रोथ होती है, ऐसी चीज़ें मोस्टली आपके पास लोकल इरिटेशन की वजह से होती हैं। लेकिन जिस्म में कहीं फंगस नहीं उग सकता जब तक बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं चला गया। ये प्रोबायोटिक्स ना हो तो हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड नहीं बना सकती। आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड को एक सर्टन अमाउंट में बनते रहना चाहिए, क्योंकि जो ख़राब वाले, ख़तरनाक वाले बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हैं, वो लैक्टिक एसिड जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लैक्टिक एसिड उनको तोड़ देता है। इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड हमारे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एक अच्छी आंत की, अच्छे जिस्म की पहचान ये है कि उसमें ब्यूटारिक एसिड के लेवल्स अच्छे होते हैं। ये प्रोबायोटिक्स ना हो तो हमारे जिस्म में ब्यूटारिक एसिड नहीं बन सकता। जिस इंसान की बॉडी में ब्यूटारिक एसिड अच्छा बन रहा है, उसको सोजिश से होने वाली कोई बीमारी कभी नहीं होगी। डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एल्जाइमर्स, कैंसर, मोटापा, ये नहीं होगा अगर आपकी बॉडी में ब्यूटारिक एसिड अच्छा बन रहा है। और वो तब बन रहा है जब आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स अच्छे हैं। पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। आपके पास सारे के सारे 8 तरह के बी विटामिन्स बनाने में ये जरासीम आपके पास हेल्प करते हैं। आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव फ्लूइड बाइल, उसने आंतों से रिसाइकल होकर वापस पित्ते में जाना होता है कॉन्सेंट्रेट होने के लिए। उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती इन बैक्टीरिया के बगैर। उसकी रिसाइकलिंग नहीं होगी तो बाइल की कमी हो जाएगी, आपका विटामिन ए, डी, ई के कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। और अगर आपकी बाल मूवमेंट्स ही रेगुलर नहीं होंगी, प्रोबायोटिक्स नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी
वैसे ही हेल्दी नहीं हो सकती। आपका जो सेरोटोनिन है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपका मूड और आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी सेक्सुअल एपिटाइट, आपकी हंगर कंट्रोल करता है, 90% वो जो है आपके गट बैक्टीरिया बनाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स रन योर एंटायर बॉडी। और इन प्रोबायोटिक्स की खुराक को मैं लोगों की मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगी। मैंने 6 साल पहले पहली वीडियो की थी प्रोबायोटिक्स पे। आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी वीडियोस देख के अब और लोग भी वीडियोस कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है इस बात की। एंड आई एम ग्लैड के लोग आते हैं, पेशेंट्स अब आते हैं और वो आके बोलते हैं डॉक्टर साहब प्रोबायोटिक, ऐसे बोलते हैं जैसे कोई घर की हल्दी और नमक का नाम ले रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। पहले लोग नहीं लेते थे। नॉलेज है ना, बड़ी खुशी होती है। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स में फर्क है। प्रोबायोटिक्स की खुराक को प्रीबायोटिक कहा जाता है। खुराक को प्रोबायोटिक एक बैक्टीरिया है, ये हमारे गुड बैक्टीरिया है। हाँ। इनका जो खाना होता है, इनको खाना मिलेगा तो ये ग्रो होंगे ना। इनके प्रोबायोटिक एक लाइव चीज है, एक जिंदा चीज है। बैक्टीरिया है ना, एक जानदार चीज है। प्रीबायोटिक जानदार चीज नहीं है। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की खुराक होती है। अच्छा। प्रीबायोटिक आपके पास वो अनडाइजेस्टेबल नॉन लिविंग खाना होता है जो प्रोबायोटिक की तादाद बढ़ाता है। एग्जांपल्स दे देती हूँ। लहसुन प्रीबायोटिक है, प्याज प्रीबायोटिक है, केला प्रीबायोटिक है, एस्पैरागस आपके पास प्रीबायोटिक है, आर्टिचोक्स आपके पास प्रीबायोटिक है, ओट्स आपके पास प्रीबायोटिक्स हैं। जो ये चंद आपके पास प्रीबायोटिक्स हैं। ये कैसे प्रीबायोटिक है? ये गुड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक का खाना बनते हैं, उसकी तादाद बनाने में हेल्प करते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त आपके पास प्रोबायोटिक फूड्स भी हैं जिसमें आपके पास अनियन और लहसुन इस्तेमाल भी होता है ताकि वो बेटर। तो फिर ये अचार वगैरह के बारे में जो हम सुनते हैं कि अचार में प्रीबायोटिक्स है, ये दही जो है इसके अंदर है, अब ये क्या है, ये सच्चाई इसमें? घर का बना हुआ अचार जो है वो आपके पास प्रोबायोटिक है और बहुत अच्छा है। जो सरसों के तेल में किसी भी चीज से बना, चाहे वो जिस भी चीज से बना है, सब्जी का हो, मिर्चों का हो, मिर्चों का, और बहुत ही बेहतरीन तो लहसुन का अचार, गार्लिक का जो अचार है फिजा, वो एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है। क्योंकि लहसुन में भी लहसुन ऑलरेडी इम्यूनिटी बूस्टर है एलिसिन की वजह से। लहसुन इज अ सुपर फूड। तो ये आपके पास डेफिनेटली। लेकिन वो जो आप बाजार का प्रिजर्व हुआ अचार लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स है और अगर वो विनेगर में बना हुआ है, दैट इज़ नॉट एज गुड ऑफ अ प्रोबायोटिक। अच्छा, विनेगर वाला नहीं, सरसों के तेल वाला। सरसों वो जो घर में माएँ बनाती हैं और जो घर में लोग बनाते हैं, दैट इज अ प्रोबायोटिक। सेब का सिरका इज अ प्रोबायोटिक। ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। अच्छा, दही के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। दही अगर आप घर में बना रहे हैं वो कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन है अगर आप मार्केट से वो वाली दही के डब्बे ले रहे हैं जिनमें आपको पता भी नहीं है कि हिडन शुगर एडेड होती है। और अगर दही आपके पास पेस्चराइज हो गया है ना, जिस तरह बहुत सारे मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स, ऑफ कोर्स आई विल नॉट कोट द नेम्स, तो वो जब पेस्चराइज हो जाता है उसके बाद उसमें कोई गुड बैक्टीरिया बचता है नहीं है। वैसे दही बहुत अच्छा फूड है, लेकिन दही कंपैरेटिवली एक बहुत छोटा सोर्स है प्रोबायोटिक का। उसमें स्ट्रेन्स बहुत कम होते हैं। अच्छा। सिर्फ चंद स्ट्रेन्स आपके पास मौजूद होते हैं। उससे बहुत बेटर स्ट्रेन्स हैं जो कि ये आपके पास जो चाइनीज और वियतनामीज कल्चर है, अभी हम शो से पहले बात कर रहे थे, ये लोग डेली अपने खानों में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप केफीर की बात कर लें। केफीर की मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता केफीर टर्किश वर्ड से निकला है और इसका मतलब है कि खाने के बाद अच्छा महसूस होना। ये भी आपके पास डेयरी से ही बनता है कि गाय के दूध से, गोट मिल्क से। अगर आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना है ना केफीर से, गोट मिल्क आपके पास एज़ कम्पेयर टू गाय का मिल्क बेटर प्रोबायोटिक बनता है। उससे एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू ग्रेन्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, केफीर ग्रेन्स। उसको फिर डिफरेंट कल्चर्स ऑफ यीस्ट जो है, गुड फंगस, उनके साथ फर्मेंट किया जाता है, रोस्ट किया जाता है और इसमें दही से 9 गुना ज़्यादा आपके पास प्रोबायोटिक होता है। आपके पास जो प्रोबायोटिक का यूनिट इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, वो CFU इस्तेमाल होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। 27 बिलियन CFUs की कॉन्सेंट्रेशन होती है। बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स भी अगर हम पेशेंट्स को दें, 5, 10, 15, 25 मिलियन एक बड़ी हाई डोज होती है सिंथेटिक सप्लीमेंट की। सोचिए अगर आप केफीर ऑब्टेन कर लें तो इट इज़ 27 बिलियंस। और दही में सिर्फ 3 या 4 गुड बैक्टीरिया के स्ट्रेन होते हैं, केफीर में 60 से भी ऊपर। एक और चीज, ये जो दूध है, दूध में कोई प्रोबायोटिक्स नहीं होते, not at मगर all। उसके जो है दही में जाके वो सारा कुछ क्योंकि वो फर्मेंट हो जाता है ना, क्योंकि उसकी फर्मेंटेशन हो जाती है, यानी उसको बैक्टीरिया और यीस्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। उसी तरह आपके पास जब किसी चीज की फर्मेंटेशन हो जाती है ना, उसमें फिर दूध का कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद नहीं रहता। जैसे जो लैक्टोज है, इसलिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग होते हैं वो दूध नहीं पी सकते, दही खा सकते हैं। दही खा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओह माय गॉड, प्रोबायोटिक्स कितनी डिफरेंट चीज है जिसके बारे में मुझे तक नहीं पता था। आपको कैसे पता हो? सीखे, आ जाए।
उफ, अभी मैं बात कर रही थी और कुछ चीज़ें देख रही थी साथ साथ, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें। अच्छा देखिए, किमची एक वो चीज़ है जिसके बारे में मुझे खुद मैं बताऊं, मुझे नहीं पता था कि किमची को खाने से ये प्रोबायोटिक्स है और कितना हेल्दी है आपकी गट हेल्थ के लिए भी। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मोस्टली हम लोगों को तो ये पता है कि चाइनीज़ है, ये जो कोरियंस है वो लोग खाते हैं, हमारे वहाँ तो किमची का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने तो किसी के घर अचारों के बारे में सुना है ये अचार फ्लेवर जिस तरह से मैं इसको देख रही थी, क्योंकि उसके अंदर कोरियन स्पाइसेस भी है ना, किमची वाले स्पाइसेस भी हैं। अच्छा, अब मुझे अब ये बताइए कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए, कितना अच्छा है? हर कल्चर की ना अपनी खूबसूरती है। हमारे कल्चर में कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहती हूँ कि आप हर कल्चर से बेस्ट चीज़ें पकड़ लेना, हाँ। तो आप अपनी बेस्ट चीज़ बन जाएंगे। अब मैं ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ वियतनामीज़, चाइनीज़ और इन सब लोगों की क्यूजीन की कुछ चीज़ों से। देयर इज़ अ रीज़न दैट दीज पीपल आर वेरी हेल्दी। वन ऑफ देम इज़ कि इनकी लाइफ में ना सूप्स, क्लियर सूप्स, उस पर भी कभी बात करेंगे, और प्रोबायोटिक्स का जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा है। किमची आपके पास बनती है, कैबेज जो है ना आपके पास गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ कैबेज के पत्तों को पानी के साथ ब्लेंड करके कैबेज जूस पिला पिला के जितने पेशेंट्स का गट ठीक किया है ना मैं आपको फिजा उंगलियों पे गिन के नहीं बता सकती। कैबेज का जूस, कैबेज के पत्ते, हाँ, और साथ पानी और ब्लेंडर में, और पेशेंट्स पीना शुरू कर देते हैं और तबीयत बेटर होना शुरू हो जाती है। ये भी मैंने ऑन एयर भी बता दी है। कैबेज, रेड चिली, रेडिश, गार्लिक, जिंजर और सॉल्ट, ये किमची के आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं। रेडिश इसमें एडेड बेनिफिट आपको क्या देती है? रेडिश आपके पास लिवर, अच्छा ये जो किमची है ना, ये जिन लोगों के जिस्म में बलगम है और जिनके साइनस बंद है उनके लिए रहमत है। जिन लोगों के जिस्म की तासीर नरम है, ये बड़े बेहतरीन तरीके से आपके पूरे लंग्स का बलगम और म्यूकस जो है वो ड्राई करेगी। गार्लिक हमें पता है उसमें एलिसन है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जिंजर में हमें पता है जिंजरॉल है, जिंजरॉल पूरे जिस्म की इम्यूनिटी को ऊपर लेके जाता है। रेडिश आपकी लिवर की इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, एंटी कैंसरस है, बहुत ज़बरदस्त है। ये मूली को तो नहीं कहते? मूली, रेडिश आप लाल मूली को, जो लाल मूली को कहते हैं। इसका जो एक कप होता है उसमें 5 बिलियन CFU आपके पास प्रोबायोटिक का स्ट्रेन होता है। मैंने आपको बताया था अभी कि 5 बिलियन से आपके पास डोज अच्छी होना शुरू हो जाती है। और दूसरा मैंने अभी बताया था कि बॉडी जो है ना, जिस बॉडी में लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी, ऑप्टिमल होगी, उस बॉडी में पैथोजन, खराब वाला बैक्टीरिया और वायरस सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा। ये जो किमची है ना आपकी बॉडी को अच्छी अमाउंट देती है लैक्टिक एसिड की, और दूसरा ये विटामिन C में बहुत ज़्यादा रिच है। कोरोना के बाद अब सारी दुनिया को पता है कि विटामिन C इम्यूनिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो विटामिन C पर थ्राइव करते हैं, जिन्होंने आपके पास बैक्टीरिया को मारना होता है। किमची विटामिन K में बहुत रिच है, K1 में भी रिच है, K2 में भी रिच है। जो भी चीज़ K2 में रिच होगी वो आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी, आपके दिल की हेल्थ को अच्छा करेगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगी। विटामिन K1 हमारी आंतों में बहुत सारे जो है गुड बैक्टीरियाज के फंक्शंस जो है उसको सिनर्जाइज करता है, यानी उसको ऑगमेंट करता है, ऊपर लेके जाता है। जितने भी सारे B विटामिन है, 8 तरह के B विटामिन है, और ये सारे B विटामिन आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। कुछ B विटामिन आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन किस लेवल पे होगा इसको कंट्रोल करते हैं। कुछ B विटामिन आपके न्यूरल फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। कुछ B विटामिन आपके मस्कुलर फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। कुछ B विटामिन आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी लेवल्स कंट्रोल करते हैं। किमची इज रिच इन ऑल ऑफ देम। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये जो आम इंसान है जिसकी जो गट हेल्थ है, उसमें प्रोबायोटिक्स का क्या काम होता है बेसिकली गट हेल्थ के लिए? अच्छा, बाहर तो अब ये बड़ा अच्छा कल्चर हो गया है कि लोगों की ग्रोसरी में प्रोबायोटिक इंक्लूडेड है, कि प्रोबायोटिक लेना ही लेना है। आप कि अगर प्रोबायोटिक नहीं होगा आपकी बॉडी में, आपका खाना ठीक तरह हजम नहीं होगा, आपके मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक तरह नहीं बनेंगे, आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं होगी। ये प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी में ब्यूटारेट बनाते हैं, जो आपकी बॉडी में सोजिश, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके रखता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है उसको स्टेबलाइज करके रखता है। मैं बताती चलूँ कि ब्यूटारेट में एबिलिटी होती है BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करने की, आपका मूड और फोकस भी कंट्रोल करता है। ये सारे फंक्शंस आपके पास कलेक्टिवली अफेक्ट होंगे। अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता क्या होगा, बात मल्टीपल फूड एलर्जी से शुरू होगी, ऑटोइम्यून डिजीजेस से शुरू होगी, मेंटल डिस्टर्बेंसेस से शुरू होगी, डायबिटीज़ की। अगर आप लेटेस्ट एडिशंस पढ़े ना, अच्छे जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं क्लिनिकल और न्यूट्रिशन इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बुक्स की, डायबिटीज़ वाले अगर आप चैप्टर पे आए ना तो उसके ट्रीटमेंट में प्रॉपर अब सप्लीमेंट्स में लिखा जाता है कि प्रोबायोटिक देना ज़रूरी है। अच्छा। अगर आपको ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज करने हैं। और अब प्रॉपर रिसर्चेज आ गई हैं कि आपके पास सर्टेन स्ट्रेन्स हैं प्रोबायोटिक के, जैसे बिफिडोबैक्टीरियम है, एसिडोफिलस है, लैक्टोबैसिलस है, और यही तीनों आपके पास स्ट्रेन्स हैं जो ज़्यादातर सिंथेटिक सप्लीमेंट्स
भी अवेलेबल है। ये आपके अच्छा। पास ब्लड शुगर स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये काला नमक भी अच्छा होता है गट हेल्थ के लिए? काला सुना है। नमक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके पास गट हेल्थ के लिए। नमक जो है ना बेसिकली, चाहे सी सॉल्ट हो, चाहे पिंक सॉल्ट हो, चाहे काला नमक हो, जो भी नमक की जो तासीर है ना, अगेन आपको पता है मैं चाइनीज़ मेडिसिन भी शौक से पढ़ती हूँ, वो अर्दी भी होती है और वो ठंडी भी होती है। तो इट इज़ गुड टू ऑगमेंट द गट हेल्थ के लिए आपके पास अच्छी होती है। इससे छाछ में भी, छाछ आपके पास एक बड़ा सस्ता प्रोबायोटिक है, यानी 3 हिस्से दही लिया, 1 हिस्सा पानी डाला, थोड़ा सा उसमें नमक डाला, थोड़ा सा उसमें जीरा डाला, तो जितने भी प्रोबायोटिक्स है उसमें नमक का इस्तेमाल इसलिए होता है ये आयुर्वेदिक जो reasons। गर्मियों में मीठी लस्सी पीते हैं लोग, मीठी तो एक्चुअली सॉल्ट जो है ना वो आपके जिस्म की गर्म तासीर को ऊपर लेके जाता है। अच्छा। सॉरी सॉल्ट नहीं, सॉरी चीनी शुगर ठीक है, जो है, ठीक है। शुगर तो वैसे ही इन्फ्लेमेटरी है ना, शुगर तो वैसे ही तबाही है। हर मीठी चीज़ जो है वो जहर है सिवाय शहद के, और हर कड़वी चीज़ में शफा है सिवाय जहर के। वाह क्या बात है। ये जो ब्लोटिंग हो जाती है पेट में बहुत बुरी तरीके से लोगों को, और शदीद वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, उसकी वजह से पेट फूलना, ठीक है, ये सब इसमें क्या क्या प्रोबायोटिक्स काम करती है? अगर कुछ जी डिपेंड करता है कि वो ब्लोटिंग आपको किस वजह से हुई है। इसको भी पहचानने के बड़े आसान रास्ते होते हैं। अगर आपको खाने के 1-1.5 घंटे के अंदर ब्लोटिंग हो गई है, इसका मतलब है कि आपका स्टमक तेजाब ठीक तरह नहीं बना रहा। ये शुरुआत के मसले हैं, शुरू का मसला, यानी अभी मसला इतना आगे बढ़ा नहीं है। सिंपल, आप एप्पल साइडर विनेगर विद मदर ऑर्गेनिक अनफिल्टर्ड सुबह हर मील से पहले बेशक 1 टीस्पून स्ट्रॉ के साथ पानी में लेना शुरू कर दें 30 मिनट पहले। स्टमक एसिड बनाना शुरू हो जाएगा, ब्लोटिंग बेटर हो अच्छा, ये जाएगी। स्ट्रॉ के साथ दोबारा बता दें, आपने लास्ट टाइम जी, भी जी। बताई थी बात मुझे, मगर मैं फिर समझाऊं कि स्ट्रॉ क्यों बोला उन्होंने? स्ट्रॉ इससे बोले बिकॉज फिजा एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और वो आपके दांतों का हार्ड टिश्यू इनेमल उड़ा सकता है अगर आप स्ट्रॉ के साथ नहीं लेंगे। सिर्फ यही रीज़न है, दांत उड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि स्ट्रॉ के साथ दांत जहाँ उड़ पे जाएंगे। जाना है उसको वैसे भेज दें। वेरी नाइस। कॉन्स्टिपेशन के लिए? कॉन्स्टिपेशन की भी अगेन आपके पास क्या वजह है? कॉन्स्टिपेशन अगर आपके पास बाइल डेफिशिएंसी की वजह से, यहाँ पे ब्लोटिंग भी बता दूं, वो लोग जिनको अब खाने के 4-5 घंटे बाद ब्लोटिंग होती है, ठीक है, और ये वो लोग हैं जिनकी ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन के साथ कॉम्बिनेशन में होती है। आप वो लोग हैं जिनकी बॉडी में बाइल की कमी है। आपके लिए जो हर्ब्स इस्तेमाल होंगी, एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल होगा, अदरक इस्तेमाल होगा, जितनी भी कड़वी हर्ब्स हैं वो आपके लिए हैं। करेला इस्तेमाल होगा, मोरिंगा इस्तेमाल होगा, आंवला इस्तेमाल होगा। आप लोगों के लिए त्रिफला पाउडर बहुत ज़बरदस्त है इस तरह की कॉन्स्टिपेशन के लिए, और बाइल की फ्लो को भी ऑगमेंट करता कड़वी है। चीज़ है। हाँ, और प्रोबायोटिक्स भी इन लोगों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि आपके पास जिस इंसान में बाइल की कमी होगी ना, उसका मतलब है कि आंत में गुड बैक्टीरिया अच्छा नहीं है। अभी शो के शुरू में मैंने बताया था कि प्रोबायोटिक आपके पास बाइल की रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, तो इसका मतलब है प्रोबायोटिक नहीं है तो बाइल की कमी और कॉन्स्टिपेशन ही है। अच्छा, अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बादी खाने के बाद माश की दाल खा ली, भिंडी खा ली, फाइबर खा लिया, सैलेड खा लिया, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होती है, आप कौन से लोगों में से हैं? आप उन लोगों में से हैं जिनको सीबो है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी आपका जो गट का जो आपका बैक्टीरिया होता है ना प्रोबायोटिक, वो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में रिसाइड करता है। कुछ लोगों में उसकी माइग्रेशन हो गया, अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए तो ऐसे लोग फाइबर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अगर उन लोगों में से हैं जिनको फाइबर खा के डायरिया हो जाता है तो आपको बाइल की कमी है, और आप अगर उन लोगों में से हैं जिनको फाइबर खा के कब्ज हो जाती है तो इसका मतलब है आपको सीबो है। आप लोगों ने अपनी डाइट से थोड़ी देर के लिए सारा फाइबर निकाल देना है, टोटल कार्निवोर चला जाना है, भुने गोश्त पे आ जाना है, मछली पे आ जाना है, उबले अंडों पे आ जाना है, सैलेड्स वगैरह निकाल देने हैं, और आप लोगों ने प्रोबायोटिक नहीं लेने। सीबो वाला प्रोबायोटिक इनके लिए नहीं है? सीबो वाले के लिए प्रोबायोटिक नहीं होते, क्यों? बाकी सब इसमें उसकी क्या? और ज्यादा उसकी रीजन ये है कि उसका जो बैक्टीरिया वो पहले ही सही जगह पे मौजूद नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया को बड़ी आंत में होना चाहिए था ना, तो अगर हम उसको और गुड बैक्टीरिया देंगे वो भी जाके गलत जगह पे ही इकट्ठा होगा। तो ऐसे इंसान के पहले हम बैक्टीरिया की खुराक मारते हैं। बैक्टीरिया की खुराक क्या है? बैक्टीरिया की खुराक है फाइबर। ऐसे इंसान को हम बादी और फाइबर और सैलेड देना छोड़ देंगे। अब छोटी आंत में थोड़ी देर गुड बैक्टीरिया तो तड़पेगा ही, लेकिन बैड बैक्टीरिया भी तो तड़पेगा। बैड बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएगा। जब 5-6 महीने तक बैड बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएगा और हम देखेंगे जरा बेटर हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम डाइट में फाइबर इंक्लूड करेंगे। 1 साल के अंदर अंदर फिर हम प्रोबायोटिक भी इंक्लूड कर देते हैं। क्या बात है जी, टेक्निक है। एनीवे, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर प्रोबायोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सहर चावला हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो हम खिला रहे होते हैं अपने बच्चों को या ख़ुद खा रहे होते हैं, तो क्या इसकी वजह से हमारा जो अंदर का प्रोबायोटिक्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है वो भी? एब्सोल्युटली ख़त्म हो जाता है। एंटीबायोटिक्स यानी लफ्ज़ ही बता रहा है एंटीबायोटिक, बायोम, बायोटिक के अगेंस्ट है ये, तो वो आपके पास बैड बैक्टीरिया को तो मारता ही है, लेकिन वो सिलेक्टिवली बैड बैक्टीरिया को नहीं मारता। मतलब एंटीबायोटिक में ऐसी कोई दूरबीन नहीं लगी कि मैं बॉडी के अंदर जाऊँगी और मैं सिर्फ गंदे बैक्टीरिया को मारूँगी।
मारूंगी। एंटीबायोटिक जाके जो भी उसको मिलेगा वो उसको मारेगी, अच्छे बैक्टीरिया को भी मारेगी और आपके पास गंदे बैक्टीरिया को भी मारेगी। इसलिए अगर खुदा ना खास्ता कभी आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ जाए, मैं ये नहीं कभी लेना पड़ ही जा सकता है, तो साथ प्रोबायोटिक की हैवी डोज ज़रूर लें। ये मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया, ये मेरी ज़बान के लफ्ज़ नहीं है, मेडिकल की किताबों के प्रॉपर एक लफ्ज़ है। ये एक बड़ी कॉमन कंडीशन है और ये उन्हीं लोगों में होती है जिनकी गट हेल्थ ऑलरेडी वीक होती है। और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको एक बार एंटीबायोटिक से डायरिया हुआ होता है और उसके बाद सारी ज़िंदगी उनकी गट हेल्थ ठीक नहीं होती, उसके बाद वो एक सीरीज़ ऑफ तकलीफ में चले जाते हैं। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी ऑलरेडी गट हेल्थ आपके पास वीक होती है और वो एंटीबायोटिक लेते हैं। और ये एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया होता क्यों है, बहुत सारे लोगों को मैं ये भी बता दूं, लोग रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको एंटीबायोटिक से डायरिया हुआ था, आपकी गट हेल्थ ऑलरेडी ठीक नहीं थी, आपकी बॉडी में ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया अच्छा नहीं था, आपने एंटीबायोटिक का कोर्स किए हफ्ता 10 दिन 15 दिन और अगर आपका डायरिया खत्म नहीं हो रहा, आप उन्हीं लोगों में से हैं। साथ प्रोबायोटिक की हैवी डोज जरूर लें ताकि उसको ऑगमेंट करें। और सारी माओं को मैं कहना चाहती हूँ, अव्वल तो बिला वजह ओवर द काउंटर अपने बच्चों को एंटीबायोटिक से सेल्फ मेडिकेट ना किया करें। बच्चों का माइक्रोबायोम पहले ही वीक होता है और कुछ अरसा लगता है बच्चों का माइक्रोबायोम जो है वो स्ट्रॉन्ग होने में, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी एंटीबायोटिक देना भी पड़ जाए तो अपने बच्चों को थ्रू प्रोबायोटिक की फिर हैवी डोज पूरा महीना दिया करें। और दूसरा, अदरवाइज मैं माओ को इनकरेज करना चाहूँगी कि जितने भी फूड्स वाले प्रोबायोटिक्स हैं जिनके बारे में भी हम बात करें, इनको बच्चों की डाइट का रेगुलर हिस्सा रखें। अच्छा जी, तो बच्चों को किस तरीके से कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी बातें ज़रा बच्चों के हिसाब से भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम बड़े तो कुछ आपने बता दिया कि ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, मगर बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों के लिए भी हम ये चीज़ें, छाछ हम बच्चों के लिए भी शामिल कर सकते हैं। हम किमची की बात कर रहे थे, हम बच्चों के लिए भी शामिल कर सकते हैं। किमची भी खा सकते हैं बच्चे? किमची बच्चे खा सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड हेल्दी प्रोबायोटिक फूड। बिल्कुल आपके पास एक सैलड की तरह होता है। एक और आपके पास प्रोबायोटिक फूड है सावरक्राट। सावरक्राट भी आपके पास कैबेज से और गोभी से ही बनता है और इसके 1 टेबलस्पून जूस में, अगर आप इसका 1 टेबलस्पून जूस निकालें तो 10 बिलियन CFU में प्रोबायोटिक मौजूद है। कितना टाइम लगता है एक माँ को इसका 1 टेबलस्पून जूस जो है बच्चे के शेक में डालने में, ठीक है, लेकिन उस शेक में चीनी नहीं होनी चाहिए। और ये आपके पास जो सावरक्राट है ये विटामिन C में भी रिच होता है, विटामिन K में भी रिच होता है, फाइबर में भी रिच होता है, पोटेशियम में भी रिच होता है। एंड देयर इज अ टाइप ऑफ विटामिन यू में ये बहुत ज़्यादा रिच होता है। विटामिन यू बॉडी में जितनी भी इन्फ्लेमेशन से होने वाली बीमारियां, उन सारी बीमारियों से जो है आपको प्रोटेक्टेड रखता है। तो ये चीज़ें, प्रोबायोटिक सेशेस मिलते हैं बहुत अच्छे बच्चों के लिए, जिसमें इतनी पोटेंसी होती है जो बच्चों के लिए अच्छी है, बड़ी रीजनेबल अच्छी फार्मेसीज पे पड़े होते हैं, तो बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक डेली, मतलब मेरी जिंदगी का हिस्सा है प्रोबायोटिक। मैंने मल्टा एंजाइम रोज खाना है, मैंने प्रोबायोटिक रोज खाना है, मैं विटामिन E खाती हूँ, मैं कॉड लिवर ऑयल खाती हूँ, मैं आपको कुछ जड़ी बूटियां बता रही थी अभी, शतावरी, मोरिंगा, आंवला, अपना ख्याल रखें। और ये तो ब्लॉटिंग के लिए भी फॉरन जो ये साशे जिनके बारे में बता रही है, किसी को ब्लॉटिंग का मसला है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा काम बहुत करता अच्छा है जी। आई एम श्योर इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको सीबो नहीं है। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोग जिनकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हो ना, उनको प्रोबायोटिक से रिएक्शन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ फिजा अपने पेशेंट्स को कि अगर मेरे पास अगर कोई बुरी इम्यून हेल्थ के साथ आए ना, खासकर ऑटो इम्यून डिजीज़ वाले जो लोग होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड वाले, एक्जिमा वाले, सोराइसिस वाले, IBD वाले, इनको मैं हमेशा कहती हूँ अगर कभी ज़िंदगी में प्रोबायोटिक नहीं खाया ना तो 5 बिलियन CFU डोज से स्टार्ट करें। मैं पेशेंट का 5 बिलियन से, फिर जब मैं देख लेती हूँ ना 5 बिलियन उसने महीना टॉलरेट कर दिया, फिर मैं 10 बिलियन पे ले जाती हूँ। क्योंकि अगर किसी इंसान की बॉडी में टॉक्सिन बिल्डअप बहुत ज़्यादा है ना और आप उसको प्रोबायोटिक दें तो एकदम बड़ा स्वेयर, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या स्किन रैश भी हो सकता है। ये फिर रिएक्शन होता है। ये 2 सप्लीमेंट से होता है। प्रोबायोटिक अगर डायरिया किसी को हुआ हो तो उसके साशे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। वो तो फ्लश कर देगा, वो तो हाँ मस्ट है आपके बच्चों के लिए भी ठीक है फिर? बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, सप्लीमेंट्स हैं प्रोबायोटिक्स के, इसके बारे में बता दें। मार्केट में तो क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, हाँ, बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स अवेलेबल अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर सिंथेटिक सप्लीमेंट्स में कोई चीज बेस्ट है तो वो आपके पास प्रोबायोटिक है। ओके। कुछ लोगों की बॉडी को, जिन लोगों को बहुत ज्यादा फाइबर और सैलड्स खाने की आदत होती है ना, उनकी बॉडी फॉरेन प्रोबायोटिक सिंथेटिक सप्लीमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेती है। उनकी बॉडी को, जिन लोगों को नई आदत होती है ना, हल्की डोज से स्टार्ट करें। 5 बिलियन CFU दिन में एक बार खाने के साथ स्टार्ट करें। टॉलरेट कर लिया तो 2 हफ्ते बाद दिन में 2 बार खाने के साथ कर ले। फिर अपनी डोज 7 बिलियन पे लेके जाएं, 8, 10, 12 बिलियन CFU ट्वाइस डेली विद मील से ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो। ये जो 20, 25 और 50 बिलियन की डोज में देती हूँ, मैं उन लोगों को देती हूँ जिनको बड़ा ऑटो इम्यून डिजीज हो या गट में बड़ा मसला चल रहा हो।
थैंक यू सो मच सहर, आज आपने ये प्रोबायोटिक्स का चैप्टर पढ़ाया। बहुत सी चीज़ें जो मुझे भी सुनने में सारा कुछ नया लगा, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। अब जब मेरे दिमाग में मेरे भी चीज़ें मेरी भी ज़ात का हिस्सा बन गई है प्रोबायोटिक्स, तो फिर मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी कि इस तरफ सोचिए, इसको समझिए, और जिस तरीके से हमें आज ये चैप्टर पढ़ाया गया ना, हम अपने बच्चों के साथ अपने साथ जो है ना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी ना करें और अपनी ज़िंदगी को प्रोबायोटिक्स के साथ ज़रा अटैच करें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी 2-3 दिन पहले एक नया कानून जो है वो पास हुआ है इस्लामाबाद में, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, इसको आप कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस बिल। इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सुनिएगा, इसमें जौन सा है ना कुछ नकाब ऐसे पेश किए गए हैं कि जिसमें जो बीवी है ना उसको घूरना वो काबिल सज़ा जुर्म करार कर दिया गया। इसके अलावा बीवी को दूसरी शादी की धमकी देना या फिर तलाक की धमकी देना, या फिर अपनी बीवी को उसकी मर्ज़ी के बग़ैर अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम में, मतलब घर में जॉइंट फैमिली में रखना एक साथ, अब ये काबिल सज़ा करार कर दिया गया। अब इसमें आपको 6 माह से 3 साल तक के दरमियान की कोई सज़ा हो सकती है, फिर 1 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो भी हो सकता है। अब ये चीज़ें बुरी नहीं है, अच्छे नकात है, ठीक है, मैं इसके हक़ में हूँ। मगर मैं एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि अगर किसी बेडरूम के अंदर अपने शौहर ने अपनी बीवी को जो है ना घूर दिया है या तलाक की धमकी दे दी है या फिर दूसरी शादी की उससे बात कर ली, फरमाइश कर ली, तो फिर ये किस तरह से साबित होगा कि ये बीवी जो है अदालत में जाए और जाकर इसकी कंप्लेन करे, क्योंकि उसके लिए गवाह उसकी तो ज़रूरत है, सबूत तो मांगेगी ना अदालत। या फिर ऐसा है कि या फिर बीवी जो है वो वीडियो बना ले कि देखें मुझे घूर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है, कोई ये वाले वीडियो वगैरह चीज़ें मेरे ख्याल से ये सबूत काम आएंगे, एक्सेप्ट होगी क्या, ये किस तरीके से होगा, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब अगर आप देखें ना, आप अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, बिल्कुल, जिसमें बच्चों के राइट्स भी हैं, बुज़ुर्ग अफराद के भी राइट्स हैं, ट्रांसजेंडर जो है उनके भी राइट्स हैं, सबके हैं, औरतों के भी हैं, राइट्स हैं सारी। मगर अब उसमें बीवी और बच्चों का ताक़ुब किया जाए। अब उस पर ताक़ुब से क्या मुराद है, क्या गलत इंटेंशन के साथ ताक़ुब किया जाए, इस पर बात करती हूँ। कि अब सपोज़ किस तरीके से डिसाइड किया जा सकता है कि गलत नीयत के साथ जो है वो ताक़ुब किया जा रहा था, ये किस तरह प्रूफ किया जाएगा। चले जी, बीवी के साथ तो कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई आवाज़ बाहर जा सकती है कमरे के, कोई कुछ सुन सकता है, किसी मोहल्ले वाले ने देख ली, कोई वीडियो बना ली, मगर अपने बच्चों का ताक़ुब, ये किस तरीके से आप इसको, इसमें गलत इंटेंशन होगी कि गलत इंटेंशन के साथ अगर ताक़ुब किया जाए, मगर ये साबित किस तरह की जाएगी, गलत इंटेंशन किस तरह से साबित किया जाएगा, ये समझ नहीं आई। फिर चले दूसरी शादी की धमकी की बात करती हूँ कि एक हस्बैंड अपनी बीवी को दूसरी शादी की धमकी देता है कि मैं जाकर दूसरी शादी कर लूँगा। अब अगर ये देखा जाए ना, तो हमारे वहाँ मजाक में भी जौन सा जो है ना ये बड़ी बातें की जाती हैं। अक्सर हस्बैंड जो है अपनी बेगम को ये बातें लगा देते होते हैं, कह देते होते हैं। फिर जो समाजी तकरीबात होती हैं वहाँ पर भी अक्सर दूसरी शादी के ऊपर बड़ा हंसी मज़ा हो रहा होता है, टॉपिक भी इस तरह का, शुगल मेला लगाया हुआ होता है दूसरी शादी का, ठीक है। तो क्या इस चीज़ पर भी सज़ा होगी? अगर इन चीज़ों के ऊपर इस तरह की सज़ाएं होना शुरू हो गई, तो एक चीज़ मैं ये सोची थी कि जो अदालतें हैं वो तो इन्हीं कामों के खिचड़ी में लगी रहेंगी, यही सारे बस निपटाती रहेंगी। अब अगर खातून ये कहती है, बीवी ये कहती है कि मुझे अलग घर में रखो, मैं इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहती इस घर में, अब वो अगर अदालत चली जाती है और अदालत उससे कहती है कि इसको जौन सा है ना घर अलहदा से लेके दो, तो जो हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारे जो एक मज़दूर है सपोज़, जिसकी सैलरी, जिसकी दिहाड़ी जितनी कोई मुकर्रर की हुई है कि वो जो मज़दूर तबका बंदा है वो अपनी बीवी को ले जाके अलग घर में जाके रखे, लेके जाए और उसके लिए सारा कुछ सेटअप लगाए, वो जॉइंट फैमिली में बीवी को ना रखे। आपको लगता है कि हमारे माशरे में हम इतने तरक्की पजीर ममालिक हैं कि कोई एक मज़दूर की इतनी इनकम होगी कि वो अपनी बीवी को अलग घर में ले जाके रखे? तो इससे बेहतर नाज़रीन तो ये हल है कि शादी से पहले मियाँ बीवी जो होने वाले हैं ना, शादी होने वाली है, तो वो आपस में डिसाइड करें, वो जो निकाह नामा है उसमें लिखवा लें।
हस्बैंड अगर नहीं अलहदा रख सकता है ना तो पहले से डिसाइड कर ले, पहले से बीवी को बता दे कि मैं तुम्हें अलहदा नहीं रख सकता, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो ठीक है, मगर मैं तुम्हें जॉइंट फैमिली में रख सकता हूँ, मेरी इतनी कोई इनकम नहीं है, मैं तुम्हें अलहदा नहीं लेके रख सकता। इसी तरह अगर बीवी अगर अलहदा रहना चाहती है तो शादी से पहले अपने हस्बैंड से बात कर लेना कि मैं आप अलहदा रहना चाहती हूँ, मैं ये जॉइंट फैमिली में, ताकि बाद में आप ये झगड़े ना हो, अदालत के धक्के ना खाएं। जो निकाह नामा है ना वो आपका एग्रीमेंट ही तो होता है, और क्या है, एग्रीमेंट को आप यूज़ करें, ये सारी शिकायत डाल दें कि मैं अलहदा रहना चाहती हूँ, मैं साथ नहीं रहना चाहती, या मैं जॉइंट फैमिली में रखना चाहता हूँ, वो जो भी कह रहा है, ताकि जो भी बात है उस एग्रीमेंट में, उस चीज़ में डिसाइड हो जाए, लिख दिया जाए। हम ऐसे नहीं सोच सकते जैसे ये जिस तरह मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि हम पहले से सोच लें, बाद में झगड़ा भी नहीं होगी। अब बाद में ये बिल मंजूर करना, गौर से सुनना है आपने, तो अब मुझे इस बिल पे हंसी भी आ रही है, क्योंकि हमारे पास 80% आबादी, 80 से ज़्यादा % आबादी ऐसी है जो अपना, बल्कि नौजवान अलहदा से ये घर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, तलाक़ें होती रहेंगी, ठीक है, झगड़े होते रहेंगे। तो ये इस तरीके के ये जो बिल है, मुझे तो ये तो इस पर हंसी आ रही है। तो भाई बाद में ये सब झगड़े हों उससे पहले अगर निकाह नामा में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जाए, ये जो पॉलिसी मैं आपको बता रही हूँ, जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ये बड़ी इजी है। अगर इस चीज़ पे अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करें तो इस तरीके के कानून नाफिज करके, या फिर ये शिके जो निकाह नामा में है इसको इस्तेमाल करें, तो ये सारे झगड़े वगड़ों से बेहतर है। ये स्पेशली मेरी एक राय थी, अगर गवर्नमेंट सुन ले तो बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने और ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर अभी मुझे लगता है कि उन पे बात होनी चाहिए, जजेस को उन पे फैसला देना चाहिए, उनकी नज़रसानी होनी चाहिए, उन केस के खाते खोलने चाहिए, ना कि ये छोटी छोटी बातों के कि बीवी ने मुझे ये, मियाँ ने मुझे ये, माए जाए बाढ़ में, इन पे क्या कहानियाँ हैं, ये सारे निकाह में आप निकाह नामा में लिखे हैं। प्लीज़ चलें, आई होप गवर्नमेंट मेरी बात सुनेगी। अपना ख्याल रखेगा।